नमस्कार, विदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तर चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर है मार्केट। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। आज से जून सीरीज की शुरुआत हुई है और शुरुआत बेहद शानदार रही है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी दिखी। बाजार में आज क्या हलचल रही बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। मानसी, बताएं। बिल्कुल, तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज का पहला सत्र काफी दमदार ट्रेड्स नजर आए। इंडेक्स की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में क्लोजिंग ट्रेड्स नजर आए। बैंक निफ्टी के साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस भी अच्छी तेजी के बीच ही परफॉर्म कर रहे थे। जब कारोबार क्लोज हुआ तब भी 35,600 के पास बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखी हमने और 16,352 के पास, जो कि हम अनुमान भी लगाकर चल रहे थे, 16,300 से 16,400 के लेवल्स जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स के तौर पर माना जा रहा है। इस दायरे में ही हमने ट्रेड्स देखे। इनफैक्ट अनुमान ये भी था कि 16,400 तक के लेवल्स भी क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन आने वाले हफ्ते के लिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 16,400 के लेवल्स होंगे जिस पर नजर रखनी होगी। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, हमने देखा कि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। ऑफकोर्स बैंकिंग स्पेस का दिन रहा। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हर तरफ पॉजिटिव आते रहे, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग जो है वो लगातार बाजार को काफी हद तक सपोर्ट करने का काम कर रहा है। निजी बैंक क्षेत्र हो चाहे सरकारी बैंक क्षेत्र हो, अच्छी तेजी के बीच वहां पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। ड्रैगर्स यानी कि कमजोरी वाले शेयर्स की अगर बात करें, रिलायंस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ओएनजीसी का स्टॉक यहाँ पर लाल निशान के साथ ट्रेड्स थे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स, वहीं यहाँ पर अगर देखें पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में भी बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम गोदरेज इंडस्ट्रीज और पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर रिजल्ट बेस्ड इंपैक्ट थे जो कि नजर आए। डॉक्टर लाल पैथ लैब, वर्लपूल, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स भी करीब 2 दिनों से करीब 9% तक की तेजी 2 ट्रेडिंग सेशंस में दिखा चुके हैं। तो क्लियरली मिड कैप स्पेस में भी काफी एक्शन दिखा। क्विकली अगर सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें, हर सेक्टर हर पॉकेट में तेजी थी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आईटी स्पेस में थी। उसके ठीक पीछे एफएमसीजी स्पेस, फार्मास्यूटिकल, निजी बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज और आखिरी घंटों में फार्मा स्पेस ने भी काफी हद तक अच्छे लेवल्स दिखाए। क्लियरली एक अच्छा दिन रहा और हफ्ते की क्लोजिंग जो है काफी दमदार होती हुई दिखी। चलिए, पाइपर सेरिका के फाउंडर और एमडी अभय अग्रवाल का कहना है कि निवेशकों को इस समय मिड और स्मॉल कैप में निवेश की रणनीति तलाशनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों सेगमेंट में ओवर वैल्यूएशन का खतरा नहीं है। साथ ही फिलहाल निवेश के अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। उनकी बात सुनते हैं। निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल पे 27 टाइम के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स हैं एनएसई के, वो 35 टाइम्स मल्टीपल पे चले गए थे। तो अब आप देखें तो इंटरेस्टिंगली निफ्टी का मल्टीपल, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, तीनों के मल्टीपल अब करेक्शन पे आ गए हैं 20 और 22 की रेंज में। तो और ये 10 साल का हिस्टोरिकल एवरेज भी है। तो अब जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है, जो उनमें ओवर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम था इन इंडाइसेस में, वो तीनों में लार्जली करेक्ट हो गया है। अब ये अपने 10 साल की मीडियन रेंज में आ गए हैं। तो अब उसके बाद कितने और नीचे गिर सकते हैं टेक्निकल फैक्टर्स की जगह से, वो कहना मुश्किल है। पर कोई ये कहे कि अब देखिए ओवर वैल्यूएशन का जो खतरा था वो तो निकल गया है। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, वैल्यू के प्राइस पे मिल रहे हैं लिटरली। तो अब अगर किसी को पैसा लगाना है तो मैं तो उसको बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, आप लगाइए, विद दिस कैविएट कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और करेक्ट भी हो सकता है, वो कोई नहीं कह सकता। और एक दूसरा कारण करेक्शन का मिड कैप स्मॉल कैप में वो ये भी है कि ग्लोबली भी स्टॉक्स जो है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी शार्पली करेक्ट हुए हैं। तो उसका भी सब इम्पैक्ट आया है। पर जैसा हम कहते हैं, 28 साल से मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, मैंने देखा है कि जब ऐसी शार्प करेक्शन आते हैं, जब किसी को मालूम ही नहीं होता कि किस लेवल तक करेक्शन आएगा, तो उस टाइम। चलिए, ग्रासिम के पेंट बिजनेस में कैपेक्स बढ़ाकर दुगना करने का ऐलान के बाद इस इंडस्ट्री में खलबली है। इसका कितना असर होगा, जानते हैं अजय शर्मा से। जी हाँ, इस हफ्ते हमने देखा कि पेंट इंडस्ट्री में, इंडियन पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी खलबली मच गई जब ग्रासिम ने अपने पेंट कारोबार में उतरने के जो कैपेक्स प्लान है इसको दोगुना करके 5,000 करोड़ से दोगुना करके 10,000 करोड़ करने का ऐलान किया। इस समय अगर हम मार्केट शेयर देखें तो इंडियन पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, बर्जर पेंट्स बड़े हैं और उसके बाद कंसाई, एक्सो और इंडिगो और दूसरे स्टॉक्स हैं। लेकिन एशियन पेंट्स और बर्जर के स्टॉक्स पर ग्रासिम के इस कमेंट्री का बड़ा असर देखने को मिला।
ये देखिए 8-9% एशियन पेंट्स गिरा था उस दिन, और बर्जन पेंट्स के स्टॉक में भी आई थी काफ़ी कमी। लोगों को ऐसा लगा कि जब ग्रासिम इतनी ज़ोर से कैपेक्स करेगा, इतना अग्रेसिव प्लेयर होगा, तो बर्जर और एशियन पेंट के मार्केट शेयर पे आएगा असर। तो ये जो 42% और 12% जो मार्केट शेयर लेके बैठे हैं ये चले जाएंगे, इसमें से ग्रासिम थोड़ा छीन लेगा मार्केट शेयर, और प्रॉफिट्स पे भी असर आएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब हमने बड़े लोगों से बात की, दिग्गजों से बात की, तो काफ़ी विपरीत कमेंट्री आई। हमने बर्जर और JSW पेंट्स, दोनों कंपनीज जो काफ़ी अग्रेसिव काम कर रही हैं, JSW स्टील ग्रुप की कंपनी है और ज़बरदस्त काम कर रही है पेंट में अग्रेसिवली। चलिए, क्रूड में फिर से ज़बरदस्त रफ्तार दिख रही है। ब्रेंट $119 तक पहुंच गया। क्यों बढ़ रही है तेज़ी, पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, बताएं। क्रूड 2 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गया है। मार्च के आखिर में हमने इस तरह के लेवल्स देखे थे और वापस से अब $119 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया। $115 के आसपास WTI क्रूड है। जिस तरह से यूएस में डिमांड बढ़ रही है और वहाँ पर गैसोलीन स्टॉक लगातार कम हो रहे हैं। समर सीजन में आमतौर पर इस सीज़न में वहाँ पर ड्राइविंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक सीजनल फैक्टर भी है यूएस में। दूसरी तरफ चीन से लेकर खबर ये आ रही है कि चीन में जो 2 महीने का लॉकडाउन था वो अब वहाँ पर ख़त्म होने वाला है शंघाई में 1 जून से। उससे लग रहा है कि वहाँ पर भी डिमांड में तेज़ रिकवरी आएगी। तीसरी चिंता ये है कि रूस का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। 2021 के मुकाबले काफ़ी उत्पादन रूस में कम हो गया है। यूरोपियन यूनियन अब पूरी सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे रूस से क्रूड के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाया जाए। अगर वहाँ से इंपोर्ट पूरी तरह से बंद होता है तो रूस से को उत्पादन और भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ओपेक प्लस के जितने भी मेंबर्स हैं वो उत्पादन में तेज़ बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है कि 4,32,000 जो हर महीने अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाते हैं उतने ही उत्पादन वो बढ़ाएंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव में झुकने वाले नहीं दिख रहे हैं। और जो जून की जो भी बैठक होगी और जुलाई में जो भी उत्पादन बढ़ेगा पुराने करार पर ही कायम रह सकते हैं। तो ज़्यादातर अभी जो फैक्टर दिख रहे हैं वो क्रूड में तेज़ी के ही दिख रहे हैं, इसलिए हम लगातार नई तेज़ी देखते जा रहे हैं। जी, शुक्रिया विश्वमोहन इस सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अगली मॉनेटरी पॉलिसी को अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। सूत्रों के मुताबिक RBI अगली बैठक में महंगाई के अनुमान में बढ़ोतरी कर सकता है। खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह के पास। देखिए, हमें जो सूत्रों से पता चला है कि RBI जो है वो इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है उसे बढ़ाएगा। और उसका रीजन ये है कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते बहुत ही अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। और ये RBI का ये कहना है कि इसके चलते ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। तो जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 5.7% का जो अभी फोरकास्ट है वो बढ़ के 6% या उससे स्लाइटली ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ RBI ने यह भी कहा है कि FY23 में जो इन्फ्लेशन होगा वो 6.3% के आसपास 6% प्लस होगा, यानी 6.1% या 6% से ज़्यादा ही होगा। FY24 में मतलब अगले फिस्कल में ये जाकर फिर कंट्रोल में आएगा। लेकिन जब तक रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है तब तक बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इसको ठीक करने के लिए RBI विभिन्न स्तरों पर ढेर सारी मीटिंग्स चल रही है। कल भी RBI में बैंकर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ उनकी मीटिंग हुई है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ भी वो मिल रहे हैं। तो MPC मीटिंग के पहले RBI वार लेवल पे इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के मेजर्स के अलावा RBI जो कुछ कर सकता है वो करने जा रहा है। और रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को इस साल सिर्फ 30,307 करोड़ डिविडेंड के तौर पर दिए हैं। ये डिविडेंड पिछले 10 साल में सबसे कम है, जबकि RBI की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021 में सरकार को 99,122 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया गया था। RBI से सरकार को मिलने वाले डिविडेंड में गिरावट क्यों आई और अपनी सालाना रिपोर्ट में और क्या कहना चाहते हैं RBI, चलते हैं सीधे ईटना स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 साल का सबसे न्यूनतम डिविडेंड ट्रांसफ़र किया इस साल सरकार को और ये करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। कंपेरेटिवली अगर हम लास्ट ईयर देखें तो सरकार को 99,122 करोड़ रुपए मिले थे डिविडेंड के तौर पर RBI से, लेकिन
इस बार 30,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन इस बार की बैलेंस शीट और क्या कहती है? रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.14 लाख करोड़ जो पैसा है वो कंटिजेंसी फंड में डाला, जो कि पिछले साल सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हुई थी। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर करीब 280% बढ़ गया इस साल, और इसी वजह से जो नेट इनकम आपको दिखाई देगी इस बार की बैलेंस शीट में वो सिर्फ 30,311 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल करीब 99,000 करोड़ रुपए की। अगर गवर्नमेंट के बजटेड एस्टिमेट की बात करें तो पीएसयू बैंक से और आरबीआई से के डिविडेंड से सरकार को उम्मीद थी कि इस बार 73,948 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन ये अब डेफिनेटली कुछ शॉर्टफॉल होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट बातों पर गौर करें तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि जो रिकवरी है वो हेडविंड्स के बावजूद भी जारी है। साथ ही साथ इस साल एक बिग टैक्स के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस किया है कि जब से डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक्स और ये सारे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आ गई हैं तो यहाँ पे एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो एक फेज मैनर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आएगी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव आज और कल 2 दिन चलेगा। इस महोत्सव में ड्रोन बनाने वाली 70 कंपनियों ने अपने मेक इन इंडिया ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई है। इस महोत्सव में ड्रोन टैक्सी की भी प्रदर्शन किया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि वो इस प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हें भरोसा है कि भारत 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को सुनिश्चित किया है। ड्रोन के इस्तेमाल से डिफेंस सेक्टर और आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। ड्रोन महोत्सव से पीएम मोदी की ड्रोन उड़ाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ड्रोन महोत्सव में क्या क्या देखने लायक है, किस तरह के ड्रोन और उसके प्रोटोटाइप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मेरे सहयोगी दानिश आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। देश में धीरे धीरे ड्रोन रियलिटी बनते जा रहे हैं। ऑल्दो इंडस्ट्री इस समय अलग अलग तरह की टेस्टिंग कर रही है, अलग अलग यूज केसेस को टेस्ट कर रही है कि ड्रोन का रियल पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है। इस समय हम मौजूद हैं एस्टेरिया एरोस्पेस के स्टॉल में, और जैसे कि आप देख सकते हैं इनका एक प्रोटोटाइप है जिसका इन्होंने नाम दिया है AT-15, और ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है इसके वेरियस यूज केसेस हैं। ये एसिड मॉनिटरिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ मिलिट्री और सिक्योरिटी में भी इस ड्रोन का काफी सहयोग मिल सकता है। इस ड्रोन के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो सर आप ये बताइए, जो आपके ये ड्रोन का प्रोटोटाइप है इसका क्या क्या यूज केसेस पर फिलहाल आप काम कर रहे हैं? ये ड्रोन प्रोटोटाइप प्राइमरली सर्वेलेंस सिक्योरिटी यूज केस के लिए यूज होता है। उसके अलावा GIS मैपिंग, एग्रीकल्चर मैपिंग यूज केस के लिए भी यूज हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये 2.5 घंटे तक चलता है, 15-20 किलोमीटर दूर जाता है, और ऊंची वादियों में जहां हमारे सैनिक तैनात है 4,000-5,000 मीटर, वहां पे भी ये टेक ऑफ करके काम कर सकता है। तो जहां तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, इसकी क्या खास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और ये बाकी ड्रोन से कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करता है? ये ड्रोन एक ट्रांजिशन ड्रोन है। ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करेगा और फिर फिक्स्ड विंग फ्लाइट में ट्रांजिशन करेगा। उसके अलावा खासियत मैंने जैसे कहा कि ये हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बिल्ट है। तो 4,000-5,000 मीटर पे जहाँ पे बहुत कम ड्रोन्स है जो वो अल्टीट्यूड पे टेक ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए ये बना है ताकि हमारे फौजी बाहर ठंडी में पेट्रोलिंग ना करनी पड़े, ड्रोन ये काम करे। जब आप किसी भी खेत में गए होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि जो वहाँ पे फार्मर है, यानी कि जो किसान है, वो मैन्युअली फर्टिलाइजर्स को अपने क्रॉप से स्प्रे करता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये काम एक किसान नहीं बल्कि एक ड्रोन भी कर सकता है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल एक रियलिटी बन सकता है। इस समय हम मौजूद हैं एक पर्टिकुलर स्टार्टअप के स्टॉल में जिसका नाम है एयरबॉट्स एरोस्पेस, और ये उनका एक प्रोटोटाइप ड्रोन है जिसका नाम है सूर्य शक्ति 16L। सबसे बड़ी खासियत इस ड्रोन की ये है कि ये एक तरह से पूरा काम करता है फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है टैंक की फर्टिलाइजर्स को भरने की वो 16 लीटर्स की है, और ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है एक किसान को
अपने क्रॉप की बेटर यूटिलिटी के लिए। और जहाँ तक सेफ्टी की बात आती है, उसकी सेफ्टी का भी इसमें पूरा इंतजाम किया गया है। और साथ ही साथ जहाँ तक इसकी कैपेसिटी की बात आती है, 16 लीटर तो है ही है, लेकिन ये काफ़ी टाइम बचा सकता है किसी भी किसान का, क्योंकि जहाँ काफ़ी घंटे लगते हैं पूरी क्रॉप को स्प्रे करने के लिए, ये 16 लीटर का जो फर्टिलाइजर है वो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा स्प्रे कर सकता है। ना कि सिर्फ ये समय की बचत करेगा, लेकिन एक किसान को बेटर क्रॉप यूटिलिटी भी देगा। अब इंतजार इसी बात का है कि ये ड्रोन्स एक प्रोटोटाइप से कब एक रियलिटी बन जाते हैं और देश का एग्रीकल्चर सिनेरियो कैसे बदलते हैं। फिलहाल 2022 में अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में कहीं जाना है, तो या तो आप अपने खुद व्हीकल यूज करते हैं, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, या आप ऐप बेस्ड टैक्सीज पर रिलाई करते हैं। लेकिन कट टू 2030, और अगर मैं आपको बताऊं कि 2030 में आप पॉइंट ए से पॉइंट बी किसी व्हीकल के थ्रू नहीं बल्कि एक ड्रोन के थ्रू जा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और मेरे पीछे ये एक ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप है। ये जो ड्रोन टैक्सी बनाई गई है वो द ई प्लेन कंपनी के द्वारा बनाई गई है, जो एक इंडियन स्टार्टअप है। और ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप जो है उसका नाम है E200। E200 जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक डबल सीटर ड्रोन टैक्सी है। इसमें या तो एक पायलट या एक पैसेंजर या 2 पैसेंजर्स इसमें जा सकते हैं। ना कि सिर्फ ये मूवमेंट के लिए काम आएगा, पैसेंजर मूवमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन जो इसका दूसरा यूज केस है इस पर्टिकुलर ड्रोन का, वो कमर्शियल यूज केस भी है। और इसका इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री तो करेगी, साथ साथ इंटर इंडस्ट्री यूज भी इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। थोड़ी अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताऊं, तो ये आपका जो स्पीड है इसकी पर्टिकुलर ड्रोन की, वो 160 प्लस है, 160 किलोमीटर आवर्स प्लस है। और इसके अलावा ये जो इसका ट्रैवल रेंज है वो 200 किलोमीटर्स है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ये इस पूरे ही ड्रोन महोत्सव का एक सबसे मेजर और एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये ड्रोन टैक्सी इस देश में रियलिटी बनती है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे हम सबको पता है कि किस तरह से ट्रैफिक का कंडीशन है। लेकिन जब ये ड्रोन टैक्सी एक रियलिटी बनेंगी, तो तब हम ज़रूर एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरी जो ट्रैफिक क्राइसिस से हम लोग डेली जो जूझते हैं, इनके आने के बाद, यानी कि ड्रोन टैक्सीज के आने के बाद, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। गोपाल दत्त के साथ दानिश आनंद, ET Now स्वदेश के लिए। चलिए, ये आपने देखा ड्रोन महोत्सव से हमारे सहयोगी दानिश आनंद की कवरेज। चलिए, करोड़ों मुसाफिरों को अपने मंजिल पर पहुंचाने वाली रेलवे लोगों की ज़िंदगी में कितने मायने रखती है, आप इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर रतलाम स्टेशन की है, जहां हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस तय वक्त से पहले पहुंची तो यात्रियों ने गरबा करके इसे सेलिब्रेट किया। वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिण भारत की है, जहां मदुरई टेनी सेक्शन के बीच गेज कन्वर्जन वर्क को PM ने उद्घाटन किया। इसकी खुशी में लोगों ने स्टेशन पर फ्लैश डांस किया। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस मौके पर मौजूद भी थे। चेन्नई के एग्मोर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं हम, जिसको साउथ का गेटवे भी कहा जाता है। लेकिन ये खूबसूरत स्टेशन, इसको अब रीडेवलपमेंट के लिए लिया गया है, चुना गया है। और आने वाले 3 साल में ये पूरे स्टेशन की रीडेवलपमेंट होगी, यानी कि 3 सालों बाद यहाँ पर यात्री सुविधाओं में ज़बरदस्त इजाफा होगा। और साथ ही इस पूरे स्टेशन को लगभग एयरपोर्ट की तर्ज पे रीडेवलप किया जाएगा। 3 सालों का लक्ष्य है, जिसके लिए टेंडर लगभग अगले 10 जून तारीख तक फ्लोट किए जाएंगे। और जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तकरीबन 840 करोड़ रुपए का है। ये चेन्नई में या दक्षिण में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसको रीडेवलपमेंट के लिए लिया जाना है। और इसकी क्षमता की अगर बात करें तो इस वक्त आप देखें तो जो रेलवे लाइन आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर लोकल ट्रेन, जिसको EMU ट्रेन हम कह सकते हैं, और साथ ही जो लंबी दूरी की ट्रेन है, वो दोनों ही ट्रेनें यहाँ पर आकर के रुकती हैं। तो जो यात्री संख्या का दबाव है, वो तकरीबन 1.5 लाख यात्री रोजाना यहाँ पर आते हैं, इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। और वो संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ज़रूरत आन पड़ी कि पूरे स्टेशन को रीडेवलप किया जाए, उसमें यात्री सुविधाओं में इजाफा किया जाए। अब यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो अमूमन जो रेलवे स्टेशन आप देखते हैं, जिसमें इस तरीके के खुले प्लेटफॉर्म होते हैं, यात्री के लिए बहुत कम शेड की सुविधा होती है। जिस यात्री का ट्रेन पे नहीं भी चढ़ना है, वो भी प्लेटफॉर्म पे इंतजार हो रहा है। ये पूरी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि रीडेवलपमेंट की बड़ी खासियत आपको बता दें कि इस तरीके का वेटिंग लाउंज बनाया जाएगा, यहाँ पे कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, जहाँ पर यात्री अगर ट्रेन में उनको नहीं चढ़ना है, वो वहाँ पर आराम से इंतजार कर सकते हैं। एक शानदार वेटिंग लाउंज बनाया जाएगा। सोलर
पैनल पूरे प्लेटफॉर्म पे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पूरा प्लेटफॉर्म को ढका जाएगा, यानी कि आरामदायक यहाँ पर आप अपनी ट्रेन के लिए इंतजार कर सकते हैं। वेटिंग एरिया बहुत बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा चूंकि कमर्शियल एक्टिविटी भी हो पाएगी तो एक शॉपिंग मॉल एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। इसके साथ जो यात्री यहाँ पर अराइवल जो यहाँ पर ट्रेन से उतरने के बाद बाहर निकल रहे हैं उनको एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस मुहैया कराने के लिए कुछ वैसा ही शॉपिंग सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे प्लेटफॉर्म में और भी तमाम खूबियां हैं। लिफ्ट, एस्केलेटर, जो बोर्ड साइनेजेस हैं, एलईडी लाइटिंग है, सीसीटीवी कैमरास हैं, आप वो वाईफाई है, इस तरीके की तमाम सुविधाएं जो आधुनिक मानी जाती हैं, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं यात्रियों के पूरे यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, वो सब कुछ यहाँ शामिल होंगी। लक्ष्य यही है कि शुरुआत हो गई है और आने वाले 3 सालों में इस पूरे एगमोर रेलवे स्टेशन को, जिसको दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, इसकी कायापलट की जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए, उसको शानदार स्टेशन बनाया जा सके।